एनसीसी क्लासेस अलीगढ़। जैसा कि हमारा सीरीज ऑफ लेक्चर फॉर बीएनएसएस चल रहा है, उसमें आज हम आगे बात करेंगे चैप्टर 4 की। हमने कल या लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 को डिस्कस किया था, आज हम चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर आपके सामने बेरेक्ट खुला हुआ है। जो लोग लाइव देख रहे हैं वो बेरेक्ट लेकर बैठे हैं, जो लोग रिकॉर्डेड देखें वो भी बेरेक्ट लेकर बैठे हैं। कि लॉ का सही तरीके से पढ़ने का जो तरीका है वो यही है कि आपके हाथ में बेरेक्ट होना चाहिए, बेरेक्ट के साथ साथ ही आप पढ़ सकते हैं, बेरेक्ट होना चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स, पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, पुलिस के आला अधिकारियों की ताकत, सीनियर अधिकारियों की ताकत, एंड एड टू द मैजिस्ट्रेट एंड द पुलिस, और उनको क्या करना, एड करना मैजिस्ट्रेट्स को एंड द पुलिस को। देखिए पहला पॉइंट इसमें दो चीजों में डिवाइड है पूरा चैप्टर। पहला इनकी पावर्स को बताया गया है, पुलिस ऑफिसर की जो सुपीरियर ऑफिसर की पावर को पहले पार्ट में इस चैप्टर को दो हिस्सों में बांटे। तो पहले हिस्से में इसके पावर्स की बात की गई है और एंड एड टू दी मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस। दूसरे हिस्से में एड की बात की गई है, मैजिस्ट्रेट को एड कैसे देंगे की सहायता, और पुलिस वालों की सहायता कौन कब कैसे। तो पहले हम इनकी पावर को डिस्कस कर लेते हैं। पावर क्या है, देखिए जैसे कि पावर की बात कर लेता हूँ। तो सेक्शन 30 हमने इससे पहले सेक्शन 29 तक हमने डिस्कस कर लिया था, सेक्शन 29 हम पढ़ चुके हैं। 30 क्या कह रहे हैं, पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस, पुलिस के सीनियर अधिकारी या सुपीरियर अधिकारियों की जो आला अधिकारी हैं उनकी पावर्स कौन कौन सी होंगी। देखें, पुलिस ऑफिसर्स सुपीरियर इन रैंक टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक, रैंक में सुपीरियर होगा टू एन ऑफिसर इन चार्ज टू अ पुलिस ऑफिस, पुलिस स्टेशन, may exercise the same powers throughout the local area to which they are appointed as may be exercised such officer within the limits of the state। क्या बात कर रहे हैं, जिस तरह से एक थाने का एसएचओ अपनी पावर को अपने थाने की लोकल जुडिक्शन में इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर ये अलीगढ़ का सिविल लाइन थाना है, कि इतने एरिया में सिविल लाइन थाना, क्या अलीगढ़ का सिविल लाइन स्टेशन है, ये पूरा एरिया, ये क्या है, इसकी लिमिट है, ज्यूरिसडिक्शन है इसका। इस ज्यूरिसडिक्शन में, इस पूरे ज्यूरिसडिक्शन में यहाँ के जो एसएचओ होंगे, हाउस स्टेशन ऑफिसर जो होंगे, वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, यस कर पाएंगे। ठीक उसी तरह से इस एसएचओ से बड़े अधिकारी, इस एसएचओ से बड़े अधिकारी, रैंक में बड़े अधिकारी जैसे कि सीओ हुए, एसपी हुए, एसएसपी हुए, वो भी अपनी पावर को एक्सरसाइज कर पाएंगे, यस बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, ठीक इन्हीं की तरह, जैसे कि इनका ज्यूरिसडिक्शन इस थाने के अंदर है, वैसे ही इनका, जैसे मान लीजिए सीओ साहब हैं, सीओ का ज्यूरिसडिक्शन कैसा होता है, तहसील लेवल पर होता है, तहसील में, उसमें उनके कई थाने आते हैं, उन पर वो ऐसा ही कर पाएंगे, उनकी पावर है तो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर पाएंगे। एसपी साहब हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, तो एसपी साहब क्या करेंगे, पूरे जिले में अपनी पावर को एक्सरसाइज, उनका पूरा जिला जुडिक्शन में है। इसी तरह से जैसे कि एसएचओ अपने पर्टिकुलर एक थाने में अपने पावर को एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही एक आला अधिकारी जो कि एसएचओ से बड़े होते हैं, वो अपने ही दिए गए जुडिक्शन में, जो इस बीएनएस में बताया गया जुडिक्शन है, उस जुडिक्शन में अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये कह रहे हैं। अगला पॉइंट में, पहले सीआरपीसी में भी हुआ करता था यही चीज, प्रोविजन ऑफ द प्रीवियस स्टैट्यूट। सेक्शन 36 में था कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर, पावर ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक ऑफिसर, सेम बिल्कुल, कुछ नहीं इसमें बदला है, कुछ भी नहीं बदला है। इस पर एक लैंडमार्क डिसीजन है, वो आप देख सकते हैं, जरूरत पड़े कभी मेंस में अलग सवाल। आरपी कपूर वर्सेस सरदार प्रताप सिंह कैरोन एंड अदर्स, ये केस है, देख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं क्योंकि मेंस में सवाल आता नहीं है, तो मेंस में ही केसेस को देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 31, पब्लिक वैन टू असिस्ट मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस। पब्लिक कब, पब्लिक मतलब लोग, जो लोग होंगे, जो लोग पब्लिक है, जो आम जनता है, वो कब मजिस्ट्रेट को सहायता देगी और कब पुलिस को सहायता देगी। देखिए, एवरी पर्सन इज बाउंड टू, ये चीज देखिएगा, बाउंड है, ड्यूटी है, मैंडेटरी है, टू असिस्ट अ मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड। जब कभी युक्त अवसरों पर मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर की तरफ से मांग की जाएगी सहायता की, तो ये आम जनता का, आम पब्लिक की जिम्मेदारी होगी, वो ऐसा करने के लिए बाध्य होंगे। जैसे ए में, इन द टॉकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन whom such magistrate or police officer is authorized to arrest। मैं मजिस्ट्रेट साहब हूं या मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, मैं किसी को पकड़ने गया जो कि वांछित था, जो कि वांटेड था, इसको पकड़ना जरूरी था, मैं उसको पकड़ रहा था लेकिन वो भाग रहा था मेरे अरेस्ट होने से बचने के लिए, escape कर रहा था, भाग रहा था, तब वहां पर खड़ा हुआ हर एक वो नागरिक जो भारतीय है, जो एक आम जनमानस है, मैं उससे मदद की उम्मीद कर सकता हूं और वो मेरी मदद करने के लिए बाउंड होंगे।
चाहे मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, चाहे मैं मजिस्ट्रेट हूँ, दोनों ही करिए, मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकते हैं, यस, और पुलिस वाला भी कर सकता है। ऐसी अगर कोई सिचुएशन है तो वहां पर हर एक आम व्यक्ति, आम जनमानस की जिम्मेदारी होगी कि उस व्यक्ति को जो स्केप करना चाह रहा है, वो जो वांटेड आदमी है, अरेस्टिंग से बचना चाह रहा है, उसको अरेस्ट कराने में वो उसकी मदद करेगा, पुलिस वाले की या उस मजिस्ट्रेट की। और ध्यान रहे, ऐसा व्यक्ति जो मदद नहीं करता है वो एक प्रॉपर पेनल्टी का भागी होगा, उसको सजा भी मिल सकती है, क्योंकि ऐसा करना बाउंड है, आप बाउंड है, बाध्य है। क्लॉज बी क्या कह रहा है? इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ द ब्रीच ऑफ द पीस। तो ये ब्रीच ऑफ पीस को क्या करना है? इन द प्रिवेंशन, रोकना है, सप्रेस करना है। कोई ब्रीच ऑफ पीस कर रहा है, उसको रोकेंगे नहीं, शांति भंग कर रहा है, उसको रोकिए, यस, रोकना पड़ेगा आपको। पुलिस ऑफिसर वहां रोकने आया, आपसे सहायता की उम्मीद करता है, रोकिए उसको, रुकवाइए। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है, रोड को घेर लिए, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर दिए, तो वहाँ क्या होता है, लोकल लोगों की मदद की जरूरत होती है, क्योंकि धार्मिक मामले बहुत सेंसिटिव होते हैं। कोई और मामला है, वहाँ पर भी आपसे मदद ली जा सकती है। आप एक मोहल्ले के सरपंच हैं या मोहल्ले के पार्षद हैं, जो भी वॉट एवर, आपको बुलाया जाएगा, आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप उसको कॉपरेट करेंगे, उसको मदद करेंगे और कॉपरेट करेंगे, ताकि वो पब्लिक पीस को मेंटेन कर सके, ब्रीच होने से बचाया जा सके। सी, in the prevention of any injury attempted to be committed any public property। एक प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट कैसा हो रहा है? कोई मांग कर रहे हैं, राजनीतिक दलों से मांग की जा रही है, जो सत्ता का पक्ष है या कोई भी वॉट एक मांग चल रही है, जैसे अमूमन मान लीजिए कोई प्रोटेस्ट होते रहते हैं, उसमें क्या इंजरी हो सकती है पब्लिक प्रॉपर्टी को या किसी ऑफिसर को। तो ऐसी अवस्था में वहां पर जो डिप्लॉयड मजिस्ट्रेट होगा, जिसकी ड्यूटी लगाई गई, पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट, वो एक आम जनमानस से, जो कि इस तरह की मॉब का हिस्सा ना हो, एक न्यूट्रल आदमी, उससे वो मदद की उम्मीद कर सकता है कि आप आइए। जैसे कि मैं देख रहा हूँ, चूंकि मैं अलीगढ़ से हूँ और ये हमारी कोचिंग जो सेंटर है, जो कोचिंग सेटअप है, वो अलीगढ़ का है, तो मैं एक अलीगढ़ का एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर जब सीए के प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो यहाँ पर एक दिल्ली रोड है, इस दिल्ली रोड को जाम कर दिया था, चक्का जाम हो गया था चिपरोद में। जब ये चक्का जाम हुआ तो यहाँ के लोकल लीडर्स को बुलाया गया, और लोकल लीडर्स को मैजिस्ट्रेट साहब ने बुलाया, डीएम साहब ने, और कहा कि इस चक्का जाम को खुलवाइए, मदद करिए हमारी। ऐसी अवस्था में आप मदद करेंगे, उन लोगों को समझाएंगे, इससे खतरा था कि कहीं पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज ना कर दिया जाए, किसी की इंजरी ना हो जाए। वहाँ पर लोकल लोगों को बुलाया जाता है, लोकल लोग समझाते हैं, क्योंकि उस लोकेलिटी के लोग होते हैं, तो उनकी बात को थोड़ा सा वेटेज मिलता है और उनको समझकर बातों को मानते हैं। तो यहाँ के जो तत्कालीन मेयर थे, फुरकान साहब, जो अलीगढ़ के मेयर थे इनसे पहले, वो तत्कालीन मेयर को बुलाया गया और उन्होंने इस बात को लेकर प्रशासन की मदद की, क्योंकि मदद करना उनकी जिम्मेदारी थी, बाउंड हुई। एक तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे, और दूसरी बात, ये लॉ भी उन्हें बाउंड करता है कि आम नागरिक के तौर पर उन्होंने उनकी मदद की, और फाइनली वो चक्का जाम खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कब कब एक पुलिस ऑफिसर की या मजिस्ट्रेट की, आम जनमानस कब कब मदद करेगा। तीन सिचुएशन है, जब कोई निकल कर भाग रहा होगा, जब कोई निकल कर भाग रहा होगा, ऐसा व्यक्ति जिसको अरेस्ट करने आए हम, तो हम क्या करेंगे, आपसे मदद मांगेंगे, मदद मांगने पर हमें मदद पहुंचाए। दूसरा, प्रिवेंशन और सप्रेशन कर रहे हैं, इस बात का ब्रीच ऑफ पीस होने से बचाने के लिए, तब आपसे मदद मांगेंगे, तब आप आएंगे। प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड एनी पब्लिक प्रॉपर्टी की कोई इंजरी या उसको कोई नुकसान पहुंचाना है, तब आपसे मदद मांगेंगे, तो आप मदद करेंगे। ये सब चीज अगला पॉइंट। इससे पहले भी ये प्रोविजन था, पब्लिक वैन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, एवरी पर्सन इज बाउंड टू बी असिस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रीजनेबली डिमांडिंग इन द टॉकिंग ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द एस्केप ऑफ द अदर पर्सन whom the such magistrate police officer is authorized to arrest। एक ही चीज थी पहले, इसमें देखो इसी तरह की तीनों चीजें थी, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, सेम चीज थी पहले। क्लॉज यहाँ पर खत्म हो चुका, ये 32 देखेंगे, हमने अभी पहले 31 पढ़ा, 32 पढ़ा, और अब हम 32, 30, 31 और 32। 30 में क्या था, जो सुपीरियर ऑफिसर हैं उनकी पावर्स को बताया गया, वही तमाम पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, बस जुडिक्शन का फर्क है, जो कि एसएचओ अपने थाने के अंदर करते हैं, वही एसपी अपने जिले के अंदर करेंगे। जितनी बड़ी पोस्ट होती जाएगी सुपीरियर ऑफिसर की, वो अपने ही जुडिक्शन में अपनी जो दी गई पावर है बीएनएसएस के द्वारा या किसी और कानून के द्वारा, उनको एक्सरसाइज कर सकते हैं। तब कब मदद कर सकते हैं? वो तीन सिचुएशन है, पहली, कोई निकल के भाग रहा है जिसको कि अरेस्ट करने आए मजिस्ट्रेट या पुलिस वाले, तब मदद करिए। कोई ब्रीच ऑफ पीस हो रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए आप मदद करिए। तीसरी चीज क्या है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाने की बात कर रहा है, तब आपसे आम जनमानस से मदद मांगी जाएगी किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस के द्वारा। तो आप इन तीनों अवस्थाओं में, इन तीनों सर्कमस्टांसेस या तीनों सिचुएशंस में आप मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर की मदद करने के लिए बाउंड होंगे। ये प्रीलिम्स में सवाल आता है, तीनों सिचुएशन ध्यान रखेंगे आप, इसमें कोई चौथी सिचुएशन डाल देता है गलत, उससे पूछता है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन में मदद नहीं कर सकते, तो जो गलत है उसको आप टिक करें। एज टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट, एज टू पर्सन, किसी व्यक्ति की मदद अदर देन पुलिस ऑफिसर, जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं है, एग्जीक्यूटिंग वारंट, वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है। व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू अ पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, एनी अदर person may aid in the execution of such warrant if the person to whom the warrant is directed be near at hand and acting in the executing। जब आप वारंट को पढ़ते हैं, तो वारंट को जब हम पढ़ते हैं,
ये मिस्टर बॉन्ड हैं कोई, तो ये के लिए बहुत शुक्रिया, अप्रिशिएट करने के लिए। हमसे जुड़े रहिए और लोगों को हमारा सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करिए, उनको आगे तक बढ़ाइए, हमारे सेशन को लाइक, हमारे चैनल को लाइक करिए और सेशन को सब्सक्राइब करिए चैनल को। और अगर आपके कोई नियर एंड डियर्स, आपके मित्र जो भी हैं, उनको आप हमारे सेशन को रिकमेंड कर सकते हैं, आगे पास ऑन कर सकते हैं। बात कर रहा था कि ये जो पर्सन है 82% एक प्राइवेट आदमी है। जब भी कभी कोर्ट, मैं बात कर रहा हूँ कोर्ट, जब भी कभी कोर्ट वारंट इशू करता है, कभी कोर्ट वारंट इशू करता है, तो वारंट हमेशा जनरली पुलिस को होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस ही को होगा, ये किसी प्राइवेट व्यक्ति को भी, प्राइवेट पर्सन को भी क्या कर सकते हैं, कोर्ट वारंट दे सकते हैं कि आप जाइए और जाकर फला व्यक्ति को पकड़ के लाइए। तो जैसे ही कोर्ट ने, ये बहुत कम देखने को मिलती है ये सब चीजें, लेकिन हो सकता है, ऐसा प्रोविजन है। तो जब आपको किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को, पर्सन को आपने दे दिया एक वारंट, तो वो जो आपने वारंट दिया है वो कोर्ट ने दिया है, उस वारंट के अधीन आप जब काम कर रहे हैं, तो आप जब किसी को अरेस्ट करने आते हैं, अरेस्ट वारंट है, उस वारंट के एग्जीक्यूशन में आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से क्या मांगेंगे, मदद मांगेंगे। तो मदद मांगने के टाइम तो आपकी मदद करेगा वो। जैसे मैं एक आम आदमी हूं, मैं पुलिस वाला नहीं हूं, जब कभी कोर्ट मुझसे ये अपेक्षा करता है कि जाइए मिस्टर, आप जाकर क्या करिए, मेरे वारंट को एग्जीक्यूट कराइए, मिस्टर एक्स को पकड़ के लाइए, मैं कहूँगा यस योर ऑनर, मैं जाता हूँ उसे पकड़ने के लिए। जब मैं वारंट को एग्जीक्यूट करा रहा होता हूँ, तो मुझे एक वहां पर बी मिलते हैं और मुझे लगता है कि बिना बी की मदद के मैं इस वारंट को एग्जीक्यूट नहीं करा सकता, उस वारंट का निष्पादन नहीं कर सकता, मैं उसको अरेस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो मैं उस कंडीशन में अगर उस बी से मैं मदद मांगता हूँ कि मिस्टर बी मुझे मदद करिए, मुझे मिस्टर ए को अरेस्ट करना है, उस अवस्था में मिस्टर ए को पकड़ने में मिस्टर बी मेरी मदद करेंगे, और मिस्टर बी मदद करेंगे तो मुझे उसमें क्या मिलेगा, ऐसा करने के लिए मिस्टर बी मेरे लिए बाउंड होगा, मिस्टर ई के लिए, कि मैं, मेरी मदद करें मिस्टर बी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमने बात की प्राइवेट पर्सन की, कब आप उनको करते हैं। ध्यान रखिए, एग्जीक्यूटिंग वारंट, वारंट को एग्जीक्यूट कराते वक्त ही क्या करेंगे आप एग्जीक्यूट कराते वक्त ही क्या करेंगे कि बस आप तभी मदद मांग सकते हैं, प्राइवेट पर्सन और कभी मदद नहीं। आगे देखिए 33, पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। पब्लिक क्या करेगी, कुछ सर्टेन ऑफेंसेस हैं जिनकी इंफॉर्मेशन किसको देगी, पुलिस को देगी। कुछ ऑफेंसेस हैं, कुछ सर्टेन ऑफेंसेस, कौन से ऑफेंसेस हैं भाई, ये देखो सेक्शन 1032 105 बोथ इंक्लूसिव, 103 से 105 तक, 111 से 113 तक बोथ इंक्लूसिव, 140 से 144 तक बोथ इंक्लूसिव, 147 से 154 तक बोथ इंक्लूसिव, एंड सेक्शन 158 और 178 टू 182 बोथ इंक्लूसिव, एंड 182। इतने सारे ये जो आप देख रहे हैं, ये इतने सारे ये देख रहे हैं आप, ये लास्ट है आपका 274 टू 280 बोथ इंक्लूसिव। ये इतने सारे जो आपने देखे अभी, इन मामलों में क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो एवरी पर्सन अवेयर द कमीशन ऑफ और ऑफ द इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 नेमली। इतने ऑफेंसेस में अगर इनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन किसी प्राइवेट पर्सन के पास है, कोई ईच एंड एवरी इंडिविजुअल अगर इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है, इस तरह के ऑफेंसेस में, जो मैंने अभी आपको एक लिस्ट बताई, क्योंकि तो हम डिटेल में नहीं बता सकते ज़्यादा, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। अगर डिटेल में बताएंगे तो फिर जो हमारा लाइव आने का मकसद है वो थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा। तो अगर हमारी जो पेड क्लासेज है हम उसमें पूरा बताते हैं, पूरा A to Z। तो अभी हम इस पर थोड़ा थोड़ा टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट में क्या करना है, उस लिस्ट का जो ऑफेंसेस बताए गए, इन ऑफेंसेस की अगर किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास, किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वो किसको कम्युनिकेट करेगा, वो ऑफेंस ऑफिसर्स को करेगा। जैसे ऑफिसर्स को, पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन टू सर्टेन ऑफेंसेस, ऐसे ऑफेंसेस की क्या करेगा, पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन। सारी लिस्ट है, 307 है, 309 312 आपकी 316 का क्लॉज 5, 326 328 दोनों ही शामिल। आगे 331 332 शैल इन द एब्सेंस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सक्यूज। ठीक है, यहाँ इस महीने शैल इन द एब्सेंस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, अगर आपके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज है तो नहीं दे सकते हैं आप, लेकिन आप जनरली उसको इंफॉर्मेशन देने के लिए बाउंड होंगे। द बर्डन ऑफ प्रूविंग which excuse shall lie upon the person so aware, court will give information to the nearest magistrate or police officer of such commission or pension। इस तरह की जो लिस्ट दी गई है, इस तरह के मामले जो कि बीएनएस में बताए गए हैं, इस तरह के ऑफेंसेस होने वाले हैं, उनके लिए कोई डिजाइन कर रहा है, कोई संलिप्त व्यक्ति है, इस तरह की इंफॉर्मेशन आप देने के लिए बाउंड होंगे, किसको, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को या किसी पुलिस ऑफिसर को। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज है, कोई युक्त वजह है, कोई युक्त कारण है
कि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन साहब इस वजह से नहीं दे सकता हूँ, तो आप नहीं दें। लेकिन ध्यान रहे, आपको प्रूव करने का जिस पर बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति पर होगा जो कहता है कि मेरे पास अब रीजनेबल एक्सक्यूज है। बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति पर होगा जो ये कहता है कि साहब मेरे पास एक रीजनेबल एक्सक्यूज है, मैं इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। वरना जनरल कंडीशन में आप ऐसी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बाउंड होंगे। इन्फॉर्मेशन देगा किसे? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को देनी है या किसी इस मामले की जो लिस्ट दी गई है लंबी चौड़ी सी, उस मामलों में 12 पॉइंट है, 12 पॉइंट की आपको देनी है। आगे देखिए क्लॉज 2। क्लॉज 2 क्या कहता है? फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन द टर्म ऑफेंस इंक्लूड्स एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया व्हिच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया। देखो, इंक्लूड्स एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया में किसी जगह भी किया गया हो, व्हिच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया। एक ऐसा कृत्य है, एक ऐसा एक्ट है जिसको कि मैं अगर इंडिया में करता, मान लीजिए ये एक ए नाम का एक्ट है, ए नेचर का एक्ट है, जिसको मैं अगर इंडिया में करूं तो वो ऑफेंस होगा, ऑफेंस होगा, ठीक है ना, ये ऑफेंस होगा। लेकिन मैं ये एक्ट को करता कहां हूं? आउट ऑफ इंडिया कर रहा हूं, आउट ऑफ इंडिया। तो क्या तब भी मैं इसकी इंफॉर्मेशन दूं? यस, बिल्कुल दीजिए, आपको नहीं पड़ेगी आपको। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, ये ऑफेंस जो टर्म है वो चाहे इन इंडिया किया गया हो, लेकिन ध्यान दें ऐसा ऑफेंस, ऐसा एक्ट इन इंडिया ऑफेंस होना चाहिए। अगर ऑफेंस होगा तभी आप देंगे, भले ही वो आउट ऑफ इंडिया किया गया हो। एक लास्ट सेक्शन है 34, हम उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। बताया यहाँ तक मेंस का सवाल नहीं आता है। देखिए यहाँ से आपको बता दूं मैं आपको, ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट। ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ अ विलेज। आपने देखा होगा विलेज पुलिस पढ़ा होगा आपने पुलिस एक्ट में, वही उसी टाइप का ये सेक्शन है, तो देखते हैं। तो सर्टेन किससे कनेक्शन है इनका? एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द विलेज टू मेक द सर्टेन रिपोर्ट। सर्टेन रिपोर्ट बनाने के लिए इनका कनेक्शन है विलेज से। तो कैसी रिपोर्ट है? विलेज पुलिस की रिपोर्ट देखते हैं क्या। एवरी ऑफिसर एम्प्लॉयड in connection with the affairs of a village and every person residing in the village shall forthwith communicate to nearest magistrate or to the officer in charge of the nearest police station whichever is near any information which he may process। आपको एम्प्लॉयड किया गया है एक विलेज में, इसलिए कि आप वहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करिए, आप वहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करिए और इकट्ठी करके एक रिपोर्ट बनाइए। रिपोर्ट बनाकर किसको दीजिए? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के एसएचओ को। लेकिन ध्यान दें दोनों में जो भी नियर होगा, जो भी नियर होगा उसको दीजिए। यानी कि आप जिले से बैठे हैं 50 किलोमीटर दूर और थाना आपके बगल में, तो आप थाने को छोड़कर मजिस्ट्रेट बजाय, ऐसा नहीं, जो नियर है जो पास है उसको दीजिए। कौन सी रिपोर्ट, किस चीज की रिपोर्ट बनानी है? देखो, परमानेंट और टेम्पररी रेजिडेंस ऑफ एनी नोटरियस रिसीवर और वेंडर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी इन और नियर सच विलेज। एक ऐसा व्यक्ति है, नोटोरियस रिसीवर है या फिर वेंडर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है, जिसने स्टोलन प्रॉपर्टी को रख रखा है, इस तरह का कुछ चुराई हुई संपत्ति अपने पास रखा हुआ है, या नोटोरियस रिसीवर है जिसने कोई गलत तरीके से कोई प्रॉपर्टी को रिसीव कर रखा है, स्टोलन है। इस तरह की प्रॉपर्टी अगर किसी के पास और आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आपको रखा इसलिए गया है कि साहब एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास चुराई हुई संपत्ति उसके कब्जे में है, तो इस सूचना आप किसको देंगे? नियरेस्ट। और वो कहां पर है? वो उस विलेज में है या फिर उस विलेज के आसपास कहीं रह रहा है, तो आप उस तरह की रिपोर्ट को इसको करेंगे, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को करेंगे या फिर नियरेस्ट पुलिस थाने के अधिकारी करेंगे, लेकिन जो नियर हो, जो पास हो दोनों में वहां जाएंगे, ये नहीं दूर वाले के पास जाएंगे। बी, रिसोर्ट टू एनी प्लेस विद इन or the passage through such place of any person whom he knows or reasonably suspects to be a robber, escaped convict or proclaimed offender। ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति उस गांव में रह रहा है, कैसा व्यक्ति है? एक रॉबर है, लुटेरा है, कन्विक्ट है। जो कन्विक्ट तो था ही था, सजा याफ्ता था, लेकिन वो पुलिस की कस्टडी से भाग गया है, एस्केप कर गया है। एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर समझते हैं ना? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वो व्यक्ति होता है कि कोर्ट के बुलाए जाने पर ना तो समन पे हाजिर हुआ ना वारंट पे हाजिर हुआ, लगातार वारंट भेजा रहा है, हाजिर नहीं हो रहा है, तो फिर आपको उसमें मजिस्ट्रेट क्या करता है, कोर्ट क्या करती है, 82-83 पुरानी सीआरपीसी के तहत क्या होता था, पर प्रोक्लेमेशन होती थी। प्रोक्लेमेशन कैसा होता है कि कुर्की का आदेश दिया था, 1 महीने का टाइम देता है, 1 महीने के अंदर आ जाओ वरना कुर्की कर ली जाएगी। तो 1 महीने का जो आदेश होता है, अगर उसके बाद भी व्यक्ति नहीं आता है तो फिर उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर साहब है इस तरह का कोई व्यक्ति उस गांव के आसपास जिस पर रीजनेबली सस्पेक्ट है, वो उस पर शक किया जा रहा है, तो इस तरह की रिपोर्ट भी किसको करेंगे आप? मजिस्ट्रेट को या फिर पुलिस ऑफिसर को करेंगे, जो भी दोनों में से नियर हो, जो भी पास हो। देखिए
क्या कह रहा है, कमीशन ऑफ और इंटेंशन टू कमिट और इन और नियर सच विलेज any non-bailable offense or any offense punishable under section 189 of 189 भारतीय न्याय संहिता। एक ऐसा व्यक्ति जो नॉन बेलेबल नेचर का ऑफेंस कर आया है, जिस पर शक है, सस्पेक्टेड है, या फिर उस पर ये हमें शक है कि 181 भारतीय न्याय संहिता दिए गए अपराध को कर, इस तरह की कोई पनिशेबल सेक्शन है, इस तरह का कोई कमीशन करके आया है, इंटेंशन कमिट रखता है, को देंगे नियरेस्ट पुलिस बता देंगे। आगे देखिए, the occurrence in or near such village of any sudden or unnatural death or of any death under suspicious circumstances for or the discovery in or near such village of any corpse or part of the corpse in circumstances which lead to the reasonable suspicion that such a death has occurred or disappearance from the such village। कोई ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु की है, हत्या किया है जो सस्पिशियस है, अननेचुरल डेथ है, इस तरह की कोई अगर घटना होती है उस गांव के आसपास, आप इस तरह की रिपोर्ट भी किसे करेंगे, मजिस्ट्रेट को या फिर नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को करेंगे। In circumstances which lead to the reasonable suspicion that a non-bailable offence has been committed in respect, ऐसा आदमी क्या कर सकता है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस को कर सकता है। The commission of or intention to commit at any place out of the India near such village any act which is committed in India would be an offence punishable under any of the following section of the भारतीय न्याय संहिता। कौन कौन से 103, 105, 111, 112, 178, 181 बोथ इंक्लूसिव, 305, 307, 309, 312 क्लॉजेस एफ एंड जी ऑफ सेक्शन 326। इस तरह की कोई कमीशन ऑफेंस और इंटेंशन टू कमिट ऑफेंस है तो उसको भी हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को या फिर किसको देंगे। इसके अलावा देखिए में any matter likely to affect the maintenance of order of the prevention of the crime or the safety of the person or property respecting which the district magistrate by general or special order with the previous sanction of the state government has directed to him communicate information। ठीक, इस तरह का कोई व्यक्ति है इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का मामला है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या गवर्नमेंट ने उसको परमिशन दे रखी है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन। क्लॉज 2 इन दिस सेक्शन विलेज इंक्लूड विलेज लैंड्स, ये इस तरह की चीजें आप देखें। द एक्सप्रेशन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इंक्लूड्स द पर्सन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ये डेफिनेशन का पार्ट तो आपको ज़्यादा, ये आपका भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें जो चैप्टर पढ़ेंगे पर्सन वो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि आरजीएस की जो वैकेंसी आई है राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की, बार बार बता रहा हूँ आपको, आरजीएस की जो वैकेंसी आई हुई है 2025 की, तो टोटल जो जनरल कैटेगरी के पद हैं 44 पद हैं, जिसमें 17 पद आपके जनरल कैटेगरी के हैं, 44 टोटल पद, 17 में से 12 मेल के लिए हैं, 5 फीमेल के लिए पद हैं। तो इसमें एक खास बात ये है इस वाली वैकेंसी में कि जो लोग हमारे ओवर एज हो जाते हैं, हमारे अधिवक्ता बहन और साथी, तो वो ओवर एज इसलिए हो जाते हैं कि अदर स्टेट में अपर लिमिट एज की है 35 ईयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट, लेकिन राजस्थान में एक खास बात ये है कि यहाँ अपर लिमिट 40 ईयर्स है, 40 ईयर्स ऑफ एज। तो इतनी एज है अपर लिमिट जनरल कैंडिडेट के लिए, अपर लिमिट। आपको यहाँ पर ऐसे हमारे भाई हैं जो 40 समथिंग हो रहे हैं या 35 प्लस हो रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी मायूस ना हो। एक राजस्थान एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक अच्छा अवसर हो सकता है आपके लिए, आप बिल्कुल भी देर ना करें, इससे जुड़े। हम एक सफलता बैच के नाम से एक नया शुरू कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के फर्स्ट वीक या फरवरी के सेकंड वीक में हम शुरू कर देंगे। जब भी शुरू करेंगे नोटिफाई कर दिया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। हमसे जुड़िए, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 15 सीट्स रखी हैं, बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत रीजनेबल फीस पर रखी हैं, जिसमें हम और हमारी टीम 1 to 1 स्टूडेंट से हम जुड़ेंगे, 1 to 1 अपने अधिवक्ता बहन और अपने साथियों से जुड़ेंगे, जिनको हम प्रीलिम्स को पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट कराएंगे, साथ साथ हम मेंस के लिए पढ़ाएंगे, उसके साथ मेंस की आंसर राइटिंग कराएंगे। हम A to Z आपका साथ हम प्रीलिम्स में पकड़ेंगे, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस आपका इंटरव्यू तक लेके जाएंगे। और हमारी शुभकामना है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। धन्यवाद।